हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आज हमारा टॉपिक है क्लास 6 क्लास का सेकंड लेसन। तो जो सेकंड लेसन है वो है ग्लोब और अक्षांश देशांतर। तो इसमें बता रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, यानी कि पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है ना, और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यानी कि जो उत्तर है, नॉर्थ और साउथ साइड थोड़ी चपटी है और मध्य में यानी कि बीच में थोड़ी उभरी हुई है। फिर कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। कह रहा है कि आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। फिर कह रहा है इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। कह रहा है कि इसमें और इन्फॉर्मेशन के लिए आप आपकी कक्षा में यानी कि आपकी क्लास में ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। कह रहा है जो ग्लोब है वो पृथ्वी का लघु रूप में यानी कि छोटे से रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। फिर कह रहा है ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि विभिन्न आकार यानी छोटे और बड़े हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, मतलब बड़े ग्लोब होते हैं जो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। फिर कह रहा है ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे मतलब कि स्थिर नहीं है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। कह रहा है कि जो ग्लोब है उस पर जो देश है सभी देशों को और महाद्वीपों को, महासागरों को, यानी कि सभी चीज़ों को जो भी पृथ्वी पर है उनको उनके आकार में दिखाया जाता है जो ग्लोब है। फिर कह रहा है पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। कह रहा है जो पृथ्वी है उस पर रियलिटी में किसी गोले पर मतलब कि उस किसी भी चीज़ पर उस बिंदु की स्थिति को वर्णन करना यानी कि उस स्थिति के बारे में बता पाना कि भी वो कहाँ है, ये बहुत कठिन है। फिर कह रहा है अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। कह रहा है कि अब क्वेश्चन मार्क तो हो गया ये कि हम किसी भी स्थान की स्थिति बताए कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसी है, ये चीज़ कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। कह रहा है कि इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिन्हें हम कुछ बिंदु और रेखाओं के संदर्भ की कहते हैं। और फिर कह रहा है आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अथवा स्थित होती है। कह रहा है जो ग्लोब है उसके बीच में एक सुई होती है जिसमें ग्लोब मतलब उसके बेस पर ग्लोब दिखता है कि हमें जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है, यानी कि जिनके बीच से वो सुई जा रही है ग्लोब में से उन्हें नॉर्थ और साउथ कहते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे साउथ है, ये दो ध्रुव है। फिर कह रहा है ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। कह रहा है जो ग्लोब है इसको हम कैसे घुमाते हैं, जैसे कि पृथ्वी घूमती है इसी तरह पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। फिर कह रहा है लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। कह रहा है कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है। कह रियलिटी में जो पृथ्वी है उसके बीच में ऐसी कोई सुई नहीं है, ये बस हमें ग्लोब को एक अक्ष देने के लिए ये लगाया गया है। फिर कह रहे हैं यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है जिस पर ग्लोब मतलब कि क्या कहते हैं हम, जिस पर ग्लोब का अक्ष दिया हुआ है, जिस पर ग्लोब डटा हुआ है। फिर कह रहा है एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों को बांटती है। कह रहा है जो ग्लोब है उस पर काल्पनिक रेखा यानी कि इमेजिनेशन वाली रेखा भी है ग्लोब पर जो दो बराबर भागों में बांटी जा सकती है। इसके साइड में भी ये कुछ कह रहा है, आप ध्यान दो। कह रहा है एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दे, यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ये आपके लिए छोटा सा प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिससे कि आप पृथ्वी की जो आकार है उसे समझ सके और जो पृथ्वी के जिसके अक्ष पर पृथ्वी
के ग्लोब को दर्शाया गया है उस सुई को आप अध्ययन कर सके, उसको पढ़ सके, उसके बेस को जान सके, इसके लिए आपके लिए छोटा सा ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिससे आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझ सके। फिर इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, जो 2 भागों में काटती है। फिर कह रहा है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि जो ऊपर का एरिया होगा, देखो इसमें दिखा रखा है, ये ग्रीन कलर की पृथ्वी दिखा रखी है, इसमें जो ऊपर वाला भाग दिखा दिया उसमें बता रहा है वो हो गया उत्तर का, यानी नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे है वो दिखा दिया उसने, यानी कि दक्षिण वाला पार्ट है नीचे, दक्षिणी गोलार्ध। फिर कह रहे हैं ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों के बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। फिर कह रहा है इस प्रकार पृथ्वी पर काल्पनिक विषुवत वृत्त, ये देख रहे हो ना, इसमें ये देखो छोटे छोटे डॉट दिखा रखे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ विषुवत वृत्त, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये 2 भागों में बराबर काट दिया और ये हो गया विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, यानी कि इमेजिनेशन वाला। फिर कह रहा है यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कह रहा है ये जो काल्पनिक रेखा है इसके द्वारा पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ यानी महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर कह रहा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। कह रहा है ये जो रेखाएं हो गई विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, डिग्री में, ठीक है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। फिर कह रहा है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। कह रहा है जो विषुवत वृत्त के दोनों तरफ यानी कि साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 90 अंश। यह कह रहा है 360 अंश है ना, 360 डिग्री का 1/4, 360 का 1/4 क्या होगा यानी कि 90 डिग्री होगा। इस प्रकार 90 डिग्री यानी कि इस प्रकार 90 अंश उत्तरी गोलार्ध उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी यानी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। यानी कि जो 90 डिग्री हो गया वो नॉर्थ साइड को दर्शाता है और 90 डिग्री हो गया वो दक्षिण यानी साउथ साइड को। फिर कह रहा है इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यहाँ कह रहा है जो नॉर्थ साइड की जो सभी समांतर रेखाएं हो गई उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत के वृत्त के दक्षिणी स्थित यानी कि साउथ की तरफ सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। कह रहा है कि उसके अक्षांश के मान के साथ यानी अक्षांश के डिग्री के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर नॉर्थ या दक्षिण भी लिखा जाता है, जिससे कि समझने में आसानी हो जाती है किसी भी जगह को। फिर कह रहा है सामान्यतः इसे ओ का मतलब हो गया उत्तर या द ये डॉट लग रहा है इसका मतलब हो गया दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है यानी कि उनको शो किया जाता है ऐसे। फिर क्या उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कह रहा है महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश यानी 20 डिग्री पर स्थित है। कह रहा है जो महाराष्ट्र में है चंद्रपुर वो भी 20 डिग्री अक्षांश पर है और जो ब्राज़ील में है दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो वो भी 20 डिग्री पर है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है। कह रहा है जो चंद्रपुर हो गया वो तो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री यानी नॉर्थ की तरफ है और जो बेलो होरिजोंटे हो गया विषुवत वृत्त के 20 डिग्री यानी कि दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में अक्षांश यानी नॉर्थ साइड और जो बेलो होरिजोंटे है वो 20 डिग्री साउथ या
अक्षांश पर स्थित है। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखा रहा है, ये विषुववृत्त हो गया, ठीक है। ये ऊपर हो गया उत्तर ध्रुव यानी कि नॉर्थ साइड, और ये नीचे हो गया दक्षिणी वाला, ये हो गया साउथ तरफ। और ये जो बीच में डॉट से रेखा जा रही है, ये हो गया आधा पार्ट हो गया विषुववृत्त वृत्त, मतलब कि ये रेखा बता रही है विषुववृत्त वृत्त को, आधा पार्ट यानी कि उत्तर तरफ, आधा पार्ट और आधा पार्ट दक्षिण की तरफ। तो यहाँ तक समझ में आया। ये ऊपर की तरफ हो गए, जो ऊपर हो गया ये हो गया नॉर्थ तरफ उत्तर ध्रुव, और जो नीचे हो गया ये हो गया दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ की तरफ। फिर इसमें कह रहा है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण बता रहा है यानी कि इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं। इसमें बता रहा है विषुववृत्त वृत्त यानी जो बीच की रेखा थी उसको इसमें बता रहा है 0 डिग्री, ठीक है। और फिर उत्तर ध्रुव है यानी कि जो सबसे ऊपर का भाग हो गया नॉर्थ की साइड, वो हो गया 90 डिग्री उत्तर, और जो नीचे का पार्ट हो गया यानी कि साउथ की तरफ, वो हो गया दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। फिर कह रहा है इसके अतिरिक्त भी 4 अक्षांश समांतर रेखाएं भी है। वो क्या है, ये है देखो। फर्स्ट हो गया उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर है। ये देखो, ये यहाँ ये कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ या नॉर्थ की तरफ है। इसके बाद कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा, ये यहाँ पर, ये भी 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है। और कह रहा है फिर विषुववृत्त वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, ये देखो 66.5 डिग्री हो गया, ये हो गया उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। और जो विषुववृत्त रेखा के 66.5 डिग्री यानी कि नीचे की तरफ हो गया, ये हो गया दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है। देन इसके बाद कह रहा है पृथ्वी के ताप कटिबंध, कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार कह रहा है साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्या हो गई 23.5 डिग्री उत्तर तरफ, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। तो कह रहा है इस पर साल में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है सूर्य, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। देन उसके बाद कह रहा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, यानी कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य का दोपहर, मतलब किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य यानी कि दोपहर के टाइम सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद। कह रहा है ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जो ध्रुव है उसकी तरफ सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कह रहा है जो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा हो गई और उसके जो उत्तर ध्रुव वृत्त हो गया ना उस पर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा हो गई और उसके जो ध्रुव वृत्त हो गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उसके बीच का जो क्षेत्र है ना उसका तापमान यानी टेम्परेचर बीच का रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आपने डायग्राम में देखा भी था। देखो इसमें ये देखो, ये जो कर्क रेखा के ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये नीचे मकर रेखा के नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो मध्यम रहता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देखो कहाँ होती है, देखो ये जो पार्ट है ये लिख रहा है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त और ऊपर है उत्तर ध्रुव, तो ये जो बीच का पार्ट हो गया यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये हो गया उत्तर शीत कटिबंध। ठीक है, इस पर लिख रहा है ना। और इसके बाद ये देखो, ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे लिखा है दक्षिण ध्रुव वृत्त और ये क्या है दक्षिण ध्रुव, तो इसके बीच का जो पार्ट हो गया ये वाला हो गया दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिणी शीत कटिबंध, यहाँ का जो पार्ट हो गया ये कह रहा है यहाँ पर जो सूर्य है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ही ठंड होती है। ठीक है, फिर कह रहा है देशांतर क्या है, फिर वो देशांतर की कह रहा है, वो ये कह रहा है किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। हमने अंश पढ़ा था वो तो हो गया, अक्षांश जो हमने पढ़ा था वो अक्षांश हो गया। अब
हमें पढ़ना है देशांतर। यहाँ तक हमने पढ़ा था वो अक्षांश था, अब देशांतर की बारी है। तो देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री, और ये 0 हो गया ना, ये 0 और फिर उसके बाद ये छोटा सा डॉट दिख रहा है ना आपको, ये उसके मतलब मिनट है, ये टाइम है, ये मिनट है। ये कह रहा है 20 डिग्री 00 मिनट दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, ये हमें जानने के लिए मतलब इसकी देशांतर की ज़रूरत होती है। फिर कह रहा है इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। उसमें हमने डिग्री में उसको वो क्या था दर्शाया था, और यहाँ पर जो होगा वो टाइम में होगा, यानी कि उसका अंश मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। फिर कह रहा है ये अर्धवृत्त है। ये क्या है? ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों के तरफ बढ़ने पर घटती जाती, यानी कि जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यानी कि उत्तर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो जो उनके बीच की दूरी है ध्रुवों की तरफ बढ़ने से घटती जाती है। फिर कह रहा है ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जो ध्रुव होते हैं जो बिल्कुल पोल पर होते हैं वहाँ पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। फिर कह रहे हैं अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देश ने निश्चय किया, मतलब सभी देश ने फैसला किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, मतलब ग्रीनिच जगह है जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। कि यहाँ से पूर्व से और पश्चिम की तरफ गिनती शुरू की जाएगी। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। जैसे कि देखो आपको इस ग्लोब में दिखाई दे रहा है ना, इस डायग्राम में ये यहाँ पर डॉट डॉट है, ये इसको क्या कहते हैं? इसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका जो मान है वो 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं। कह रहे हैं जो प्रमुख हो गया, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं। जैसे कि उसमें अक्षांश में बांटा था 2 भागों में, इसी तरह इसमें बांटा है 2 भागों में। फिर कह रहा है प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू, यानी कि पू से हो गया पूर्व, तथा पश्चिम के लिए अक्षर प, ये डॉट भी लग रहा है इनके साथ में, प हो गया पश्चिम का, ये पूर्व पश्चिम का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं यह जानना रोचक होगा, यानी कि रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होगा कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। वो कह रहा है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। फिर कह रहा है अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखा रहा है ना, इसमें ये ग्लोब में अक्षांश भी है। ये देखो, ये अक्षांश वाली रेखा ही है और जो ये हो गया ये देशांतर वाली रेखा है। अक्षांश वाली अभी कुछ देर पहले हमने बताया था, और ये अभी इसमें ये देशांतर दोनों मिक्स करके इस डायग्राम में दिखाई गई है। फिर इसमें कह रहा है कि अगर आपको किसी स्थान के मतलब किसी भी जगह के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी, यानी कि आपको अक्षांश और देशांतर की सही नॉलेज हो, तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, यानी कि बिना किसी भी परेशानी के आप उस जगह का पता लगा सकते हैं।
देन इसमें कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। इसमें उत्तर और पूर्व यानी कि अक्षांश और देशांतर दोनों दिए हुए हैं इसमें। फिर कह रहा है अब उस बिंदु को देखो जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। कह रहा है कि आपको उस पर ग्लोब पर ये देखना है कि 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व, ये अक्षांश 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर, आपको ये देखना है कि ग्लोब में ये दोनों रेखाएं कहाँ पर एक दूसरे को काटती है। ये जहाँ पर ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को काटेगी वो होगा वो जो बिंदु होगा वो धुबरी की सही स्थिति को होगा, मतलब वो धुबरी की जगह बता देगा कि यहाँ पर ये जगह है। फिर इस आपके लिए बोल रहा है, मतलब इसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए कह रहा है कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं खींचनी है। फिर कह रहा है ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से और क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ड अक्षरों से व्यक्त किया करें। देन इसके बाद कह रहा है जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और जो ये क्षैतिज रेखा है, मतलब ये रेखा एक दूसरे को काटती है, वहाँ पर कुछ छोटे वृत्त कीजिए, यानी कि बिंदु लगाए, छोटे छोटे वृत्त। फिर कह रहे सर्कल लगा दे। फिर कह रहा है इन छोटे वृत्तों को अब ए ब स द ध नामों से व्यक्त। कह रहा है कि ये जो आपने वृत्त लगाए हैं इसको आप नाम देकर दर्शाए। फिर कह रहा है मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। कह रहा है कि ऐसा आप मान लो कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो गई वो पूर्व देशांतरों को और जो क्षैतिज रेखाएं हो गई वो उत्तरी अक्षांशों को मतलब शो कर रही है। ठीक है, देखो देन इसके बाद ये जो शो हो रहा है ये क्या है, ये वर्ल्ड मैप है। इसमें देखो ये प्रशांत महासागर है ये पार्ट, और ये यहाँ पर हिंद महासागर है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप ग्लोब देखोगे और उसके बाद आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ये इसमें यहाँ ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बीच का मतलब कि इसको दर्शाया गया है टाइम के साथ और उसके डिग्री के साथ उसको दर्शा रखा है। ये यहाँ पे अटलांटिक महासागर हो गया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये यहाँ पर एक ग्रीनलैंड है और ये प्रशांत महासागर का पार्ट हो गया यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका ये यहाँ दिखा रखा है इसमें। ये जो वर्ल्ड टाइम है ना, वर्ल्ड टाइम, ये उसको दिखा रहा है यहाँ पर। विश्व के समय क्षेत्र का ये एक डायग्राम है। ये देखो ये जो लाइन खींची ये क की खींची हमने अक्षांश क ख ग घ ढ और 1 2 3 4 को हमने खींचा देशांतर। तो अब कह रहा है इसमें जो है ये अवृत्त है, अवृत्त जिसको हमने ए शो किया है, जिसको ए नाम दिया है, उसको कह रहे हैं ख डिग्री और 1 पूर्व जो अ हो गया वो ख उत्तरी अक्षांश और 1 पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये ए। अब ऐसे ही जैसे ये हो गया, हमने देखा ये ब हो गया, तो ब कहाँ है, ये घ, ये आपने इस पर ध्यान रखना, ये ख है ये उत्तर की तरफ है और जो घ है ये दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है। तो ये घ साउथ की तरफ यानी कि क्या होगा दक्षिण, और ये 1 डिग्री, तो ये ब हो गया घ दक्षिणी घ दक्षिण डिग्री और 1 पूर्वी देशांतर पर ये ब स्थित है। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं, जैसे ध हो गया तो ध कहाँ है, ध है ख उत्तरी अक्षांश और 4 क्या है 4 पूर्वी देशांतर पर ध स्थित है। ऐसे ही आप इनको भी देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है देशांतर और समय। तो ये क्या है देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन, जो समय है उसको ज्ञात करने का सबसे अच्छा साधन है देशांतर। अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा और ग्रहों की गति है। कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, यानी कि रोज सूर्योदय होता है, रोज ही क्या होता है सूर्यास्त होता है। फिर कह रहे हैं अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। कह रहा है कि जो दिन हो गया और फिर रात हो रही, यानी कि सुबह हुई और फिर रात हुई, तो ये टाइम का सबसे निर्धारण करने का सबसे अच्छा
साधन है। फिर कह रहा है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। कह रहा है कि स्थानीय यानी कि किसी भी जगह के समय का किससे हम अनुमान लगा सकते हैं, सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगा सकते हैं, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। देखो इसमें क्या कह रहा है, जब दोपहर में यानी सबसे छोटी होगी, जो परछाई होगी वो जब सूर्य उग रहा है यानी सूर्य उदय हो रहा है, और जो सूर्यास्त यानी कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो परछाई होती है वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। और जो दोपहर के टाइम होता है उस टाइम परछाई होती है वो सबसे छोटी होती है। आप खुद भी देखना टॉर्च करके कि वो तिरछी जब वो हम सीधी करते हैं उसको, देखो इस डायग्राम में देखो मान लो जैसे ये जो टॉर्च है ये हो गया हमारा सूर्य हो गए, और ये हो गया ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो जैसे ही ये सूर्य उगा तो जो सूर्य की किरणें होगी वो तिरछी तरफ जाएगी, है ना, हमारी पृथ्वी पर, तो वो ऐसे होगी, तो हमारी परछाई भी कैसे होगी, हमारी परछाई भी लंबी जाएगी। और जब दोपहर का राइट टाइम मतलब बिल्कुल दोपहर का टाइम होगा तो जो वो सूर्य है वो ऐसे होगा, और जो परछाई भी है वो बिल्कुल थोड़े एरिया को कवर करेगी, जिससे कि जो हमारी परछाई भी है वो छोटी होगी, ठीक है।